जयधवला, पुस्तक 9वीं, लेक्चर नंबर 47। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वशायाणं, नमो लोये सौवसाहुरं। प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरहियं सौवगयम् पयणीयधम्मवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 329 पर आ गए। 329। एक जीव की अपेक्षा अंतर की बात हम देख रहे थे। भुजगार, अल्पतर आदि संक्रमणों में कितना अंतर पड़ता है, तो उसमें हमने देखा था मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम का अंतर कितना है। तो वहाँ ये जो वेदक सम्यक प्राप्त करने की अपेक्षा बात की थी, जघन्य काल 1 समय 2 समय से करते करते 3 समय कम एक आवली प्रमाण, और अथवा कह के अभी दूसरा भी विकल्प जो है वो यहाँ बताने जा रहे हैं 329 पृष्ठ पर। यह सूत्र है ऊपर, अधवा जघन्य अंतो मुहूर्तम, अथवा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। किस संबंधी बात चल रही है? मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम का जघन्य अंतर। शंकाकार पूछता है वह कैसे? समाधान, यानी एक बार भुजगार किया और दूसरी बार भुजगार करना चाहिए, तो उसमें जघन्य में जघन्य अंतर। अब ये मिथ्यात्व का संक्रमण तो मात्र सम्यक दृष्टि के ही होगा, और उसका भुजगार कब होता है? तो एक तो बात हमने देखी जो मिनिमम 1 समय वाली घटित की कि वेदक समय दृष्टि होता है, तो उसमें शुरू में भुजगार होता है, 1 समय के लिए अल्पतर होकर फिर भुजगार हो सकता है। उसकी अपेक्षा तो यहाँ 3 समय कम आवली तक अलग अलग हमने देखे। और कहाँ भुजगार होता है? तो पहले जब गुण संक्रमण होता है वो भुजगार हुआ, उसके बाद विद्या संक्रमण हुआ, यानी वो अल्पतर भुजगार का अंतर शुरू हुआ। जब क्षपणा करेगा तो फिर भुजगार होगा, तो कम से कम कितने काल तक क्षपणा कर सकता है? तो अंतर्मूल, वो बात यहाँ बता रहे। अथवा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, उसका यहाँ बता रहे, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कोई उपशम सम्यक दृष्टि जीव गुण संक्रम के द्वारा भुजगार, ये सर्वत्र जरा भुजगार हुआ है, भुजगार करना। 329 पृष्ठ पर है। भुजगार संक्रम का प्रारंभ करके और विद्या संक्रम के द्वारा उसका अंतर करके, विद्या द्वारा अंतर करने में शुरू में गुण संक्रमण होता है, बाद में उपशम के काल में ही विद्या संक्रमण शुरू हो जाता है, तो भुजगार का अंतर हुआ। पुनः अतिशीघ्र दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अतिशीघ्र यानी उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ, वेदक समय दृष्टि हुआ, और एक अंतर्मुहूर्त में क्षपणा प्रारंभ की। उसके अपूर्वकरण के प्रथम समय में गुण संक्रम का प्रारंभ हो जाने से प्रकृत अंतर काल की समाप्ति हो गई, यानी अंतर समाप्त होगा। क्यों? अभी फिर दोबारा गुण संक्रमण हुआ। अंतर के लिए 2 बार विशिष्ट, जो कोई हम जिसकी बात करें तो 2 बार होना चाहिए,
तो एक बार तो उपशम सम्यक्त के पहले अंतर्मूर्त में हुआ था, उसके बाद एक अंतर्मूर्त में क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, तो फिर गुण संक्रमण हुआ, उसके बीच में एक अंतर्मूर्त जघन्य में जघन्य अंतर पाया जाता है। अब उत्कृष्ट अंतर की बात करेंगे। उपकस्येन वड्ढ पोग्गल पर्यट्टम, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यथा एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त को प्राप्त करके, यानी प्रथम उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके गुण संक्रम के द्वारा भुजगार संक्रामक हो गया। उसके बाद सबसे जघन्य गुण संक्रम के काल के व्यतीत होने पर, अभी ये काल इसलिए घटाना है कि अंतर बढ़ाना है। गुण संक्रम का काल भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो छोटे में छोटे काल में गुण संक्रम को समाप्त करके उसका अल्पतर संक्रम के द्वारा अंतर करके, लक्ष्मी अल्पतर संक्रम कौन सा है? विद्या संक्रम, तो अंतर हो गया। तथा क्रम से असंक्रामक होकर, अभी वो जल्दी से जल्दी मिथ्यात्व में जाता है कि कालांतर से जाता है कि कितने, उससे कुछ मतलब नहीं, अभी भुजगार तो होने वाला नहीं है, यानी वो तो यथा क्रम से वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मिथ्यात्व में जाने पर तो संक्रमण ही नहीं है, जब तक समय दृष्टि रहा तो विद्या संक्रमण ही था, और बाद में असंक्रामक होकर यानी मिथ्यात्व में जाता है। कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अंत में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके गुण संक्रम के द्वारा भुजगार संक्रामक हो गया। इतने लंबे काल तक तो संक्रामक ही नहीं था, तो ये भुजगार का अंतर हुआ। इस प्रकार प्रकृत उत्कृष्ट अंतरकाल आदि और अंत के दो अंतर्मूर्त से ही अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो गया। सम्यक्त प्राप्ति के पहले समय से एग्जैक्ट अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। अब शुरू में अंतर्मूर्त ने सम्यक्त प्राप्ति की है, अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण किया था, उसका काल छोड़ देना, वो पहला अंतर्मूर्त। अंत में मोक्ष जाने के एक अंतर्मूर्त पहले उपशम सम्यक्त प्राप्त किया, फिर वो तो संयम के साथ धारण किया था, सब कुछ क्षपणा वगैरह की, दर्शन मुंह की, क्षपक से नहीं चढ़ा और अंतर्मूर्त में मोक्ष गया। तो ये दोनों ही अंतर्मूर्त छोड़ेंगे, तो बाकी जो बीच में है वो उसके भुजगार का अंतर है। एवं अपदर अवठित संकामयंतरम, ये बराबर करना ऊपर, हाँ। इसी प्रकार अल्पतर और अवस्थित संक्रामकों का अंतरकाल जानना चाहिए। जिस प्रकार भुजगार, फिर भुजगार करेगा, जिस प्रकार भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कहा है, उसी प्रकार इन पदों का भी अंतरकाल जान कहना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। अब अंतर कब शुरू हुआ है उसमें विशेषता होगी, क्योंकि जब तक वो विद्यात कर रहा था तो अल्पतर कर रहा था, अब उसको मिथ्यात्व में ले जाना। मिथ्यात्व का अल्पतर हो रहा था कब? विद्या संक्रमण चल रहा था, जो सम्यक दृष्टि था। मिथ्यात्व में गया तो उसका संक्रमण ही रुक गया है, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक हुआ ही नहीं कुछ, तो उसको हम उसका भी अंतर कह सकते हैं। परंतु उसका अंतर कब समाप्त होगा? उपशम सम्यक प्राप्त करेगा, गुण संक्रम के बाद विद्यात में आएगा, तब उसका अंतर समाप्त। इतनी विशेषता तो होगी, अथवा इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व के अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त कहना चाहिए। क्यों अंतर्मूर्त? अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में रहकर फिर सम्यक्त प्राप्त किया, तो उसका अल्पतर डायरेक्ट ही शुरू हुआ, क्योंकि विद्यात ही शुरू होता है, क्योंकि औक्षमिक में ही गुण संक्रमण होता है। अब जो विद्यात हुआ था फिर मिथ्यात्व में आया, संक्रमण रुक गया और फिर सम्यक्त प्राप्त किया। या दूसरा भी कोई तरीका है? क्षपणा करेगा तो
यानी विद्या संक्रमण हो रहा था, वेदक समय दृष्टि हुआ, अंतर्मुहूर्त में क्षपणा प्रारंभ की तो अपूर्वकरण से उसका गुण संक्रमण शुरू हुआ। परंतु वहां नहीं, अल्पतर का होगा नहीं, फिर अल्पतर का यानी 2 बार अल्पतर होने चाहिए। क्षपणा करने में अंतर नहीं होगा, फिर दोबारा विद्यार्थ पे नहीं आएगा वो। भुजगार का अंतर क्षपणा में लिया था, परंतु यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ फिर दोबारा वेदक ही उत्पन्न कराना चाहिए। तथा अवस्थित संक्रम का भी पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त हुए जीव के प्रथम आवली के अंतिम समय में अवस्थित संक्रम को पुनः शेष रहे सबसे जघन्य वेदक सम्यक्त्व के काल द्वारा तथा मिथ्यात्व के तत्प्रायोग्य जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण काल के द्वारा उसका अंतर करा के पुनः वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करके उसकी प्रथम आवली के द्वितीय समय में अंतर काल प्राप्त कराना चाहिए। देखो ये समझ में है क्या बात, क्योंकि हमें जघन्य अंतर चाहिए। किसका? अवस्थित का। तो अवस्थित पहले कब होता है ये नक्की करना हमें। तो जो एक बार सम्यक्त्व प्राप्त करके मिथ्यात्व में गया है और फिर दोबारा वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो आवली अंतिम आवली में जो नया बंध किया है, नवक बंध, उसका आवली के पश्चात उसका संक्रमण होता रहता है। तो उसमें भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। तो वहां उसने अवस्थित कब किया? तो आवली के अंतिम समय में किया। पहले समय में क्यों नहीं किया? हो सकता है, परंतु हमें अंतर कम से कम दिखाना है। यानी यहाँ सम्यक तो प्राप्त किया, एक आवली बीत गई, यहाँ पर उसने अवस्थित किया। उसके बाद क्या होगा? उसका वेदक समय दृष्टि है, अल्पतर होगा, यानी इसका अवस्थित का अंतर शुरू हुआ। तो मिनिमम वेदक सम्यक्त्व का काल है, वहां से मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व से फिर वो सम्यक्त्व प्राप्त किया। अब पहले समय में तो उसको अवक्तव्य कहेंगे, विद्या डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। और दूसरे समय में क्या होगा? वे अवस्थित कर सकता है, ये आवली में कभी भी अवस्थित हो सकता है, परंतु उसको अंतर में यहाँ अधिक से अधिक बाद में, यानी आवली के अंतिम समय में अवस्थित कराया। पहले समय में कुछ भी हो सकता है, पहले समय में तो अवक्तव्य, दूसरे समय में भुजगार भी हो सकता है, अल्पतर और अवस्थित भी हो सकता है, परंतु यहाँ अवस्थित लेंगे तो ये हमें मिनिमम काल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वहां पर ले लेंगे। यानी फिर दोबारा उसका अंतर प्राप्त कराना। परंतु यहाँ अवस्थित यहीं कहीं हो सकता है ना। एक बार वो आवली चल रही है, यहाँ भुजगार अल्पतर कुछ भी हो सकता है, तो एक बार अवस्थित किया, फिर बीच में भुजगार अधिक हो सकता है ना वो अवस्थित का। अथवा कह के उन्होंने दूसरी बात बताई है। ऊपर क्या बताया था पहली लाइन में? हाँ, हो सकता है, लगातार आवली तक नहीं रहता, परंतु उस आवली काल में कभी भी हो सकता है। मेरा प्रश्न यही है कि उसी आवली में मान लेते दूसरे समय में अवस्थित हुआ, तीसरे समय में नहीं हुआ अवस्थित, चौथे समय में फिर अवस्थित हुआ, ऐसा तो ले सकते हैं कि नहीं? तो वो उन्होंने पहले बता दिए कि जिस प्रकार भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कहा, उसी प्रकार इन पदों का भी कहना चाहिए। एक बात बताई, और अथवा कहकर ये दूसरा विकल्प बताया। वहां पर भी हमने 2 प्रकार से देखे थे। वेदक सम्यक्त्व की अपेक्षा देखो 328 पृष्ठ पर मिथ्यात्व के भुजगार संक्रम का अंतर मिला, नीचे से दूसरा सूत्र 328 जघन्य काल 1 समय 2 समय, ये बातें है ना वहां पर। पहले समय तो अवक्तव्य होता है क्योंकि था नहीं और हुआ,
फिर दूसरे समय में भुजगार हुआ, तीसरे समय में अल्पतर हुआ, कुछ भी हो अवस्थित हुआ। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि पहले समय में अवक्तव्य, दूसरे समय में अवस्थित हो सकता है, तीसरे समय में भुजगार, जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। नवक बंध जैसा है, अधिक या कम, उस हिसाब से वहां होगा। तो वहां अल्पतर भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है, भुजगार भी हो सकता है। तो यहाँ एक एक समय के डिफरेंस से भी हो सकता है, तो उस अपेक्षा एक समय घटित हो सकता है। अब ये जो 329 पृष्ठ पर अथवा कह के दूसरे विकल्प मिथ्यात्व में ही बताया था, यानी वो एक बार गुण संक्रमण किया, फिर छूटा और फिर बाद में फिर किया, वो जो अथवा वाली बात है वो यहाँ भी ली है उन्होंने। नहीं, देखो यहाँ 431 पृष्ठ निकालना भी, वो पहले बताई है। हाँ, नहीं, वहाँ भी पहले ही बताई। 431 में भी पहले ही बताइए। वहाँ क्या लिखा है? जिस प्रकार भुजगार संक्रामक का अंतरकाल कहा, उसी प्रकार इन पदों का भी अंतरकाल कहना चाहिए, कोई विशेषता नहीं। यानी यहाँ एक समय, दो समय, ये सभी बातें घटित होती है। अथवा कहकर दूसरा विकल्प बताया, जो यहाँ अथवा कह के अंतर्मूर्त बताया था, वैसे वहां भी अथवा कह के ये अंतर्मूर्त बता दिया। कैसे अंतर्मूर्त हुआ कि आवली के अंतिम समय में उसका अवस्थित हुआ था, फिर उसके बाद विद्या संक्रमण हुआ, मिथ्यात्व में गया और फिर दोबारा संक्रमक है सम्यक्त प्राप्त किया, और पहले समय में तो अवक्तव्य रहा, दूसरे समय में अवस्थित किया। तो अथवा वाला ये दूसरा विकल्प, यानी पहला विकल्प में एक समय से लेकर 3 समय का मावली तक वहां हो सकता है। और दूसरा तो अंतर्मूर्त बता ही दिया है। ये ख्याल में आई बात दोनों की। अभी आगे बढ़ेंगे हम। इसी प्रकार इनके उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल की प्ररूपणा भी जानकर करनी चाहिए। अब उपार्ध पुद्गल यानी कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन, अब वो कैसे लेंगे? अभी हमें अवस्थित का अंतर लेना है, आप कहेंगे? हाँ, हाँ, केवल सारी मत कहना, क्योंकि अभी क्या है, हमें उत्कृष्ट अंतर देखना है। तो अनादि मिथ्याधीश ने प्रथमोक्षम प्राप्त किया हुआ, परंतु वो उस समय से थोड़ा बताएंगे ना, बहुत लंबा काल पहले नहीं घुमाना है उसको, जल्दी में जल्दी मिथ्यात्व में लाना है। यानी उसने औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त किया, छोटे अंतर्मूर्त में अभी नहीं, छोटे अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में आया, फिर एक छोटे अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया, वहां उसको अवस्थित हुआ। अभी वहां अवस्थित पहले समय में तो अवक्तव्य हुआ, अब यहाँ अवस्थित करना है तो दूसरे समय में करना। क्यों? क्योंकि बीच वाला अंतर बढ़ाना है। अवस्थित आवली तक कभी भी हो सकता है, परंतु हमें अंतर बढ़ाना है, इसलिए दूसरे समय में अवस्थित किया, फिर अंतर शुरू हुआ। अब अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक घूमेगा, यानी वो अभी मिथ्या दृष्टि भी रहा तो अवस्थित नहीं, ये सम्यक्त्व में भी अवस्थित तो नहीं हुआ, कालांतर से मिथ्या दृष्टि हुआ, लंबे काल तक अर्धपुद्गल परिवर्तन करीबन रहा वहां पर। फिर क्या किया उसने? औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त करके मिथ्यात्व में जाके फिर वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया, तब उसका अवस्थित हुआ। अब वहां अवस्थित कब करना? दूसरे समय में कि चौथे समय में? अंतिम समय। ख्याल में आती है बात? अंतर कैसे बढ़ाना है? वहां अंतिम समय में, अवली के अंतिम समय में, उसको भी हम उपयन नजदीक, अर्धपुद्गल परिवर्तन के नजदीक का काल। अवक्तव संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। अवक्तव्य संक्रामक का अंतरकाल कितना है? यह सूत्र सुगम है। अभी अवक्तव्य कब होता है? सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले समय में,
अभी 2 बार सम्यक तो प्राप्त कराना है, यानी बीच में मिथ्यात्व में ले आना उसको। देखो जगन्य अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में उसका प्रारंभ करके, ये वेदक होने चाहिए क्या औपशमिक होना चाहिए? कोई भी हो, अवक्तव्य तो पहले समय में है ना। क्या कहा? अवक्तव्य ने संक्रमण नहीं था, संक्रमण शुरू हुआ, तो सम्यक तो होने के पहले समय से ही मिथ्यात्व का संक्रमण शुरू हो जाता है। औपशमिक सम्यक्त्व में भी होता है और वेदक के भी होता है, पहले नहीं था और अब होने लगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के प्रथम समय में उसका प्रारंभ करके, इसलिए यहाँ केवल सम्यक दृष्टि के लिखा, द्वितीयादि समयों में अंतर करके, क्योंकि द्वितीय समय में वो गुण संक्रमण हो या विद्यात हो, इससे कुछ नहीं, वो तो अवक्तव्य अभी नहीं रहा। दोबारा अवक्तव्य कब होगा? ये मिथ्यात्व में जाएगा और दोबारा सम्यक को प्राप्त करेगा, तब तो अंतर्मूर्त में हो सकता है। तो द्वितीयादि समयों में अंतर करके अतिशीघ्र मिथ्यात्व में जाकर और लौटकर, यानी अतिशीघ्र जाकर और अतिशीघ्र लौटकर दोनों लेना। हाँ, अभी तो वेदक ही होगा, क्योंकि अभी एक बार होके छूटा है। पहले बार भी वेदक ले सकते हैं और बाद में भी वेदक, उपशम के बाद ही होगा ना। हाँ, यहाँ तो नीचे आना है उपशम के बाद। अभी उपशम का काल बड़ा है कि वेदक का काल बड़ा है, उसमें अगर जघन्य उत्कृष्ट की बात होती है, जघन्य में जघन्य काल, तो जो कोई यथा योग्य समझ लेना। फिर हम एक सम्यक दृष्टि रखते ही बस इतना। हाँ, क्योंकि जो बहुत बारंबार करता है उसका काल छोटा होना चाहिए। पुनः अवक्तव्य संक्रम के प्राप्त होने पर उक्त अंतरकाल प्राप्त होता है। उक्कस्येन उवड्ढ पुद्गल पर्यट्टम, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अब कैसे लेना? पहली बार तो प्रथमोपशम हुआ, पहले समय में अवक्तव्य हुआ, अब वो मिथ्यात्व में गया और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक वो मिथ्यात्व में रहा, बीच में एक बार भी सम्यक तो नहीं हुआ, तो उसका ये अवक्तव्य का अंतर घटित होगा। नीचे लिखते हैं, प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण के प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम का स्वरूप लाभ किया। भाषा कैसी है ना? पुनः मिथ्यात्व में जाकर और सबसे उत्कृष्ट काल तक यहाँ रहकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर अंतिम भाव में गया है, अभी अंतर्मूर्त बाकी है, तो सम्यक्त्व प्राप्त किया, अवक्तव्य संक्रम किया। इस प्रकार यहाँ अवक्तव्य संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए। ये पढ़ते तो ऐसे आश्चर्य लगता है कि इतना अभी अंतर्मूर्त में मोक्ष जाने वाला जीव है और अभी इतना उपार्थ पुद्गल परावर्तन तो मिथ्यात्व में भटका है। सम्यक्त्व से गिरने वाले कम है। हाँ, फिर भी अनंत है उसमें। हाँ, फिर भी अनंत है। हमने देखा ना, असंख्या तो जब प्राप्त करते असंख्या तो गिरते भी है, इस पहले भी आई थी बात। अब तक हमने मिथ्यात्व की बात देखी, मिथ्यात्व प्रकृति की, अब सम्यक प्रकृति की बात करेंगे। अब ऐसा सोचना है सम्यक प्रकृति का संक्रमण तो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में ही होगा, उसका भुजगार कब होगा और अल्पतर कब होगा? हाँ, यानी द्विचरम कांडक से अंतिम कांडक में आए तो उसका भुजगार हुआ, उसका अल्पतर शुरू से जो अल्पतर ही चलता रहा। और कौन सा होता है उसका? अवस्थित होता है क्या नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा, तो सम्यक उसका अवक्तव्य तो होगा कि नहीं होगा पहले समय में? तो सम्यक्त्व के भुजगार संक्रामक का अंतर काल कितना? यहाँ अंतर पूछ रहे हैं। यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन पलिदोवमस असंख्य यदि भागो, क्या कहा? ये
दोबारा भुजगार कब पॉसिबल है? अब एक बार भुजगार किया यानी अंतिम कांडक में आया है वो, अब यहाँ सम्यक तो प्राप्त करेगा, फिर मिथ्यात्व में जाएगा, अर्लिएस्ट भी जाएगा अंतर्मूर्त में, फिर भी उसकी पूरी उद्वेलना होकर अंतिम कांडक तक आने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगेगा उसको। अब जघन्य में जघन्य कराना है तो पूरा उसके अंत तक ले जाना उसका, भुजगार करते हुए एक अंतर्मूर्त तक भुजगार करेगा, फिर वहां सम्यक तो प्राप्त किया और फिर जल्दी से जल्दी आया। या ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले समय में भुजगार किया उसने और दूसरे समय में सम्यक की प्राप्ति की और फिर लौटकर मिथ्यात्व में आया और उद्वेलना की उसने, फिर भी काल कितना लगेगा? पल्ले के असंख्यात अभाव पढ़ेंगे यहाँ पर। यथा अंतिम उद्वेलना कांडक में गुण संक्रम के द्वारा प्रकृत संक्रम का प्रारंभ करके, यानी एक ही समय हुआ उसका, उसके अनंतर समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न कर असंक्रामक होकर, ये पहले समय में करता है कि बाद में, वो तो अंतर बढ़ाना हो तो ही सवाल है। जघन्य अंतर के लिए गुण संक्रमण कर रहा था, सम्यक तो प्राप्त किया और फिर जल्दी से जल्दी मिथ्यात्व में आया है, फिर छोटा जो है ना उद्वेलनाकार, जघन्य उद्वेलनाकार, उसको ले लेना। तो प्रकृत उद्वेलना कांडक में गुण संक्रम के द्वारा प्रकृत संक्रम का प्रारंभ करके उसके अनंतर समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न कर असंक्रामक होकर और उसका अंतर करके अतिशीघ्र मिथ्यात्व में जाकर सबसे जघन्य उद्वेलना करने वाले क्या जघन्य काल में चाहिए, क्या कहते हैं ऊपर क्या लिखा? असंकामगो होदूण अंतरीय सौवलहुम गंतुण सौवजहन्न उवेल्लन कालेन उवल्ल माणयस्य। सबसे जघन्य उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करने वाले, ऐसा पूरा है ऊपर का अर्थ। देखो सबसे जघन्य, देखो सौवजहन्न उवेल्लन कालेन, सबसे जघन्य उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करने वाले, ये जघन्य के बाद शब्द डालो या उद्वेलना के बाद, सबसे जघन्य उद्वेलना काल के द्वारा, हाँ उद्वेलना करने वाले है वहां पर, सबसे जघन्य उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करने वाले जीव के, ऊपर लिखा ना कालेन उद्वेलना, अंतिम स्थिति कांडक के प्रथम समय अंतरकाल प्राप्त होगा, यानी जब गुण संक्रमण शुरू हुआ तो अंतर समाप्त हुआ। उत्कर्षेण वड पोगल पर्यटम, उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वह कैसे? जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को उत्पन्न करके तथा अतिशीघ्र मिथ्यात्व में जाकर जघन्य उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करता हुआ, यहाँ आई ना बात, चरम स्थिति कांडक के प्राप्त होने पर भुजगार संक्रम का प्रारंभ करके तथा उसका अंतर करके कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण परिभ्रमण करके पुनः सिद्ध होने के काल में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण शेष रहने पर क्यों? क्योंकि उसकी फिर उद्वेलना करानी है ना, और बाद में सम्यक को प्राप्त करके वो सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध होने के काल में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल शेष रहने पर सम्यक्त्व को ग्रहण कर और मिथ्यात्व में जाकर पुनः सम्यक्त्व की उद्वेलना करते हुए अंतिम स्थिति कांडक में स्थित होता है।
उसके भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त करना चाहिए। ये बात ख्याल में आई? क्योंकि उद्वेलना होने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगता है। अन्य में हम क्या देखते थे, एक अंतर्मूर्त पहले सिद्ध होने के अंतर्मूर्त पहले सम्यक तो प्राप्त किया, तो वहां तो उसका हमने मिथ्यात्व का भुजगार वगैरह का देखा था, परंतु इन्हें सम्यक प्रकृति का भुजगार तो उद्वेलना के अंत में होता है। इसलिए वहां सम्यक तो प्राप्त करा के फिर मिथ्यात्व में जाए, पल्ले के असंख्यात भाग में 2 बार क्यों? ये तो पहली बार तो अर्धपुद्गल के पहले हुआ था, यानी पहले भी पल्ले का असंख्यात भाग छोड़ना। हाँ, वो बता रहे 2 बार छोड़ना, शुरू में और बाद में। तो उसका भुजगार संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रारंभ के और अंत के पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण और अंतर्मूर्त से हीन अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र प्रकृत उत्कृष्ट अंतरकाल प्रमाण होता है। ये अंतर्मूर्त इसलिए वो सिद्ध जाने के लिए फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त करेगा और अंतर्मूर्त में सिद्ध हो जाएगा। अब सम्यक प्रकृति की बात चले आगे। अपदर अवक्तव्य संक्रामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकों का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्येन अंतर्मूर्तम, जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। उनमें से सर्वप्रथम अल्पतर संक्रामक का जघन्य अंतरकाल कहते हैं। एक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व का अल्पतर संक्रम करता हुआ सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। वहां पर सबसे जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण काल का अंतर करके मिथ्यात्व में गया। उसके दूसरे समय में यह जघन्य अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। यानी पहले सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व का अल्पतर कर रहा था, यानी वो तो सादी मिथ्यादृष्टि है। सम्यक्त्व को प्राप्त करके फिर अतिशीघ्र मिथ्यात्व में आ जाए, तो फिर दोबारा शुरू हो गया। तो पहले समय में अवक्तव्य हुआ और दूसरे समय में अल्पतर हुआ। इसी प्रकार जो जीव सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाकर उसके प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ करके और सबसे जघन्य काल तक मिथ्यात्व में रहकर तथा सम्यक्त्व को ग्रहण कर पुनः अतिशीघ्र मिथ्यात्व को प्राप्त होकर उसके प्रथम समय में अवक्तव्य संक्रम करता है, उसके अवक्तव्य संक्रम का भी अंतरकाल प्राप्त करना चाहिए। अवक्तव्य पहले समय में घटित करेंगे और जो अल्पतर है वो दूसरे समय में घटित करेंगे। अब ये अल्पतर और अवक्तव्य का ही उत्कृष्ट काल उपकस्येन उवड्ढ पोग्गल पर्यट्टम, उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। शंका, वह कैसे? उसका समाधान, एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में सम्यक्त्व उत्पन्न करके अतिशीघ्र परिणामवश मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अनंतर सम्यक्त्व की उद्वेलना के कारण अल्पतर संक्रम को करता हुआ वह भी सबसे जघन्य उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करता हुआ चरम स्थिति कांड की अंतिम द्विचरम स्थिति कांड की अंतिम फाली के प्राप्त होने तक जाता है। यानी वहां तक उसका अल्पतर चल रहा है, वो तो काल हो रहा है उसका, अभी अंतर नहीं शुरू हुआ। इसके बाद वहां से लेकर प्रकृत संक्रम के अंतरकाल का प्रारंभ करके, यानी बाद में गुण संक्रम हुआ तो हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, इसका अंतर शुरू हुआ और फिर वो मिथ्यात्व में रहा तथा कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अंत में संसार में रहने का अंतर्मूर्त प्रमाण काल शेष रहने पर सम्यक्त्व को प्राप्त होकर पुनः मिथ्यात्व में गया
उसके मिथ्यात्व में जाने के दूसरे समय में अल्पतर संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है, क्योंकि पहले समय में तो अवक्तव्य होगा और दूसरे समय से ही अल्पतर शुरू हुआ, यानी अल्पतर का अंतर समाप्त हुआ। इसी प्रकार अवक्तव्य संक्रामक का भी अंतरकाल कहना चाहिए, क्योंकि पहले समय में अवक्तव्य है। इतनी विशेषता है कि पुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करके और अतिशीघ्र मिथ्यात्व में जाकर उसके प्रथम समय में प्रकृत संक्रम का प्रारंभ करावे। अल्पतर वाला तो गुण संक्रम के बाद अल्पतर शुरू हुआ था, हाँ, और इसका तो अवक्तव्य तो पहले, ये तो वहां तो सॉरी मिथ्यात्व का यहाँ पर भी दूसरे समय में हुआ था अल्पतर। मिथ्यात्व में आने पर सम्यक प्रकृति का दूसरे समय में हुआ था। एक बार मैं मिथ्यात्व गुणस्थान कह रही हूँ, एक बार प्रकृति कह रही हूँ, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। फिर से यहाँ किसकी बात चल रही है? सम्यक प्रकृति की, और उसमें दो बातें हैं, दो पद है, एक अल्पतर है और एक अवक्तव्य। अवक्तव्य पहले समय में घटित करना और अल्पतर दूसरे समय में घटित करना। अल्पतर भी मिथ्या दृष्टि के ही है, अवक्तव्य भी मिथ्या दृष्टि का है। हाँ, हाँ, परंतु अंतर में फर्क पड़ेगा। पहला समय से लेकर वो अंतर शुरू हुआ और अल्पतर का अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग के बाद शुरू हुआ। सम्यक प्रकृति का अल्पतर कब तक चला? द्विचरम कांडक तक चला, उसके बाद उसका अंतर शुरू हुआ। अवक्तव्य का अंतर बस पहले समय में अवक्तव्य हुआ, उससे वहीं से अंतर शुरू हुआ। ये इतना ही दोनों में डिफरेंस है और कुछ नहीं। हाँ, अवक्तव्य का अंतर में, परंतु काल, अंतरकाल की बात करें, काल तो एक समय है, उसका अंतर की बात है, क्योंकि इसके अंतर शुरू होने में इतना पल्ले का असंख्यात अभाव काल चला गया। ख्याल में है ना बात? द्विचरम कांडक तक अल्पतर होता गया, उसके बाद अंतर शुरू हुआ, और अवक्तव्य पहले समय में हुआ और दूसरे समय से अंतर शुरू हुआ। ये दोनों में डिफरेंस है। और फिर शुरू अंतर समाप्त होने की तरफ, उसका पहले समय में अंतर समाप्त हुआ और इसके दूसरे समय में समाप्त हुआ, यानी अवक्तव्य का अंतर बड़ा हुआ, अल्पतर का अंतर पल्ले के असंख्यात भाग से कम है। एक्चुअली अल्पतर के लिए दूसरा समय भी लेने की जरूरत नहीं है। बाद में जो औपशमिक समय तो प्राप्त किया ना, तो गुण संक्रम से वो अल्पतर हो जाता है। नहीं समझे? उपशम सम्यक्त्व के काल में गुण संक्रम के बाद विद्यात हुआ, यानी वो अल्पतर हुआ। सॉरी, वहां मैं मिथ्यात्व की बात कर रहे, अब सम्यक्त्व को लेना, फिर सम्यक प्रकृति को तो दूसरे ही समय में लेना है, दूसरे समय में। देखो फिर से दोबारा हम देखें, पूरे उद्वेलना करने की जरूरत क्या है? उद्वेलनी उसका अल्पतर शुरू हुआ है, बस उसका ही लेना। सम्यक प्रकृति की बात है, मिथ्या दृष्टि के ही होता है। मिथ्यात्व के पहले समय में अल्पतर हुआ, अभी हम लंबा काल देख रहे हैं। जघन्य काल देखने के लिए सम्यक तो प्राप्त कराओ, फिर मिथ्यात्व में लाओ, तो अवक्तव्य हो जाएगा। अवक्तव्य लेंगे, अवक्तव्य। जघन्य कैसे लेना? मिथ्यात्व का पहला समय, सम्यक प्रकृति का अवक्तव्य मिथ्यात्व के पहले समय में होता है, उसको फिर सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में लाओ, तो जघन्य अंतर होगा। अब उत्कृष्ट अंतर, शुरू में प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गया, अवक्तव्य हुआ। अब उत्कृष्ट अंतर के लिए क्या करना? अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रखना मिथ्यात्व में। जब मोक्ष जाने में एक अंतर्मूर्त बाकी है, तब उसको औपशमिक सम्यक तो प्राप्त हुआ, तो वहां उसका फिर दोबारा मिथ्यात्व में आया। मिथ्यात्व में आया तो अवक्तव्य हुआ पहले समय, और फिर सम्यक तो प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा।
अब अल्पतर का बात करेंगे। अल्पतर कब है? दूसरे समय में। परंतु अल्पतर होता गया, परंतु उसका अंतर दूसरे समय में नहीं शुरू हुआ। इसका तो अंतर ये अवक्तव्य एक समय के लिए होने के कारण अंतर इमीडिएट शुरू हुआ था। अल्पतर का अंतर होने के लिए पल्ले के असंख्यात्वा भाग तो उसका अल्पतर चलता रहा, उसके बाद उसका अंतर शुरू हुआ। अभी ये अंतर शुरू हुआ, अब फिर कहाँ लेना? फिर अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद पहले समय में अवक्तव्य हुआ, यानी पहला समय कब? सम्यक्त तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में आया तब। और दूसरे समय में अवक्त इसका अल्पतर शुरू हुआ, वहां पल्ले के असंख्यात्वा भाग फिर दोबारा नहीं लेना, क्योंकि अल्पतर का प्रारंभ होना चाहिए। उसका भुजगार के लिए हमने 2 बार वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग वाला किया था, भुजगार के लिए। अल्पतर के लिए जरूरत नहीं, अल्पतर प्रारंभ हो गया, बस हो गया। यानी अवक्तव्य के दूसरे समय से ही अल्पतर चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा संक्रमण है? अध प्रवृत्त संक्रमण है। पहले एक अंतर्मूर्त में, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आने पर एक अंतर्मूर्त तक अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, और बाद में उद्वेलना संक्रमण होता है। ये हम यहाँ पढ़ेंगे, देखो फिर से पढ़ते। ये उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वो कैसे? समाधान। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अर्धपुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में सम्यक्त्व उत्पन्न करके अतिशीघ्र परिणामवश मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अनंतर सम्यक्त्व की उद्वेलना के कारण अल्पतर संक्रम को करता हुआ, वह भी सबसे जघन्य उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना करता हुआ द्विचरम स्थिति कांड की अंतिम पाली के प्राप्त होने तक जाता है। यानी वहां तक उसका अल्पतर लगातार चालू है। इसके बाद वहां से लेकर वो भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही है, परंतु किसी का जघन्य काल होगा, किसी का दीर्घ लंबा काल होगा, वो भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही है। जल्दी से जल्दी अंतर शुरू कराना था, क्योंकि अंतर बढ़ाना है, इसलिए इसको छोटा लिया। इसके बाद वहां से लेकर प्रकृत संक्रम के अंतर काल का प्रारंभ करके, प्रकृत यानी अभी हम अल्पतर की बात कर रहे हैं, तथा कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अंत में संसार में रहने का अंतर्मूर्त प्रमाण काल शेष रहने पर सम्यक्त्व को प्राप्त होकर पुनः मिथ्यात्व में गया। उसके मिथ्यात्व में जाने के दूसरे समय में, क्योंकि पहले समय में तो अवक्तव्य हुआ और दूसरे समय में अल्पतर हुआ, अल्पतर संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है। यानी अभी फिर सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, मोक्ष जाएगा, उसके आगे की बात नहीं, वो अंतर्मूर्त हमने छोड़ दिया है। अब ये तो अल्पतर की बात की, यानी अल्पतर के बारे में ये बात हुई। हाँ, पहला पल्ले का असंख्यात्वा भाग माइनस करना, एक बाद में तो अंतर्मूर्त रखना, शुरू में पल्ले का असंख्यात्वा भाग रखना। भुजगार में दोनों ओर हमने पल्ले का असंख्यात्वा भाग रखा था। अब अवक्तव्य ले, इसी प्रकार अवक्तव्य संक्रामक का भी अंतरकाल करना चाहिए। इतनी विशेषता है, अर्धपुद्गल परिवर्तन के प्रथम समय में प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करके और अतिशीघ्र मिथ्यात्व में ले जाकर उसके प्रथम समय में प्रकृत संक्रम का प्रारंभ करावे। ये प्रकृत यानी यहाँ अवक्तव्य। अब इसके लिए दोनों ओर एक एक अंतर्मूर्त ही छोड़ना है। पुनः दीर्घ अंतरकाल के बाद सम्यक्त्व को उत्पन्न करा के और मिथ्यात्व में ले जाकर उसके प्रथम समय में प्रकृत संक्रम का अंतरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी अवक्तव्य के लिए दोनों ओर अंतर्मूर्त छोड़ना है। अल्पतर के लिए पहली बार यानी शुरुआत में पल्ले का असंख्यात्वा भाग छोड़ना, बाद में अंतर्मूर्त। और भुजगार के लिए दोनों ओर अंतर्मूर्त, पल्ले का असंख्यात्वा भाग और लास्ट वाला अंतर्मूर्त। ये सम्यक प्रकृति की बात हुई। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात चलेगी। सम्मामिच्छत्तस्य
भुजगार अप्पयर संकामयंत्रम केवचीरम कालादो होगी। अभी इसमें यह विशेषता है कि मिथ्या दृष्टि के भी संक्रमण है और सम्यक दृष्टि के भी, दोनों ओर है। तो भुजगार कब होगा? मिथ्या दृष्टि के हो गए क्या सम्यक दृष्टि के? प्रतिभाताएं सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार सम्यक दृष्टि के है कि मिथ्या दृष्टि के है? दोनों को है। मिथ्या दृष्टि के कब है? हाँ, अंतिम उद्वेलना कांडक। और सम्यक दृष्टि के शुरू में भी है ना, गुण संक्रमण। प्रथमोपशम के गुण संक्रमण काल में है, क्षपणा में है, और जो वेदक सम्यक्त्व का हमने पहला अवली काल देखा था नवक बंध का, वहां भी है इसका। नवक बंध इसमें नहीं लगेगा ना, वो मिथ्यात्व में से इसमें आता है। इसमें वेदक का काल नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें अवस्थित भी नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व तो हमने 6 बातें देखी थी, 6 बातें देखी थी, 6 पॉसिबिलिटीज देखी थी ना, अलग अलग। इसमें देखी थी तो समुद्र कीर्तन में देखी थी ना। हाँ, 301। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व को भुजगार के लिए हमने 6 बातें देखी थी 301 पृष्ठ पर। 300 पृष्ठ पर शुरू हुई थी, अंतिम स्थिति कांडक की बात की थी वहां पर उद्वेलना में। फिर क्षपक की बात की थी, या प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न कर तीसरे समय से विद्या संक्रम के प्रथम समय के प्राप्त होने तक, तो वहां भी होता है। ये तो ऑर्डिनरी बातें बताई उन्होंने। फिर जो ऑलरेडी सत्ता वाला है फिर भी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो उसके उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न करने पर भी पहले समय से लेकर गुण संक्रम के अंतिम समय तक होता है। और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर उसके पहले समय में एक समय के लिए अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, वो गुण संक्रमण है, सॉरी भुजगार संक्रमण। और उद्वेलना वाली की तो बात बताई थी। अब यहाँ उसके आधार से इसका अंतर हम देखेंगे। आगे के पृष्ठ पर केवचिरम कालादहोदि सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है? प्रश्न चिन्ह करना चाहिए। आगे यह सूत्र सुगम है। जघन्येन एयसमो, जघन्य अंतरकाल एक समय है। किसका? भुजगार का जघन्य काल एक समय। अब देखें, यथा अंतिम उद्वेलना कांडक में भुजगार संक्रम का प्रारंभ करके, द्विचरम कांडक तक तो उद्वेलना संक्रमण था, अंतिम कांडक शुरू हुआ तो पहले समय में गुण संक्रमण ने भुजगार का एक समय हुआ। अनंतर समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न करा के उस समय हुए अल्पतर संक्रम के द्वारा, अभी यहाँ पर जो सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ है वो कौन सा है? नहीं, अंतिम कांडक में आया है। अंतिम कांडक पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण बड़ा होता है, उतना एक कांडक है। और सागर जितने स्थिति से नीचे आता है तो उपशम काल चालू होता है। उसके पहले जब स्थिति ज्यादा थी तब उसका वेदक हो सकता था, अब कौन सा होगा? उपशमिक का ही होगा यहाँ पर। परंतु अभी यहाँ इतनी सत्ता है ना ऑलरेडी। यदि आवली में प्रवेश कर चुका होता या बिल्कुल 26 की सत्ता वाला होता तो औपशमिक सम्यक्त्व के पहले समय में उसका संक्रमण नहीं हो सकता।
परंतु ऑलरेडी अभी इतनी है, पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण निषेक है वहां पर सत्ता में, तो पहले ही समय इसका संक्रमण होगा, परंतु वो गुणित प्रमाण वाला नहीं होगा। क्यों? अभी जितने हैं पल्ले के असंख्यातवें भाग, एक फाली उसकी खीरी है भुजगार से, परंतु वहां वो विद्यात संक्रमण होगा। यहाँ गुण संक्रमण हुआ था और वहां विद्यात हो रहा है एक समय के लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम? अल्पतर के। तो यहाँ भुजगार हो रहा था, एक समय के लिए अल्पतर हुआ, अभी दूसरे समय से भुजगार चालू होगा, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। वहां मिथ्यात्व का पहले समय से भुजगार होता है। पहले समय में भले उसको अवक्तव्य भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ ऑलरेडी सत्ता थी सम्यक मिथ्यात्व की और औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया है, तो पहले समय में विद्यात संक्रमण होगा जो अल्पतर वाला होगा। हाँ? भुजगार का अंतर एक समय के लिए, क्योंकि दूसरे समय में फिर गुण संक्रमण होगा। ये जघन्य अंतर एक समय। यहाँ लिखा ना, अंतिम उद्वेलना कांडक में भुजगार संक्रमण का प्रारंभ करके, ये पहली फाली उसकी भुजगार संक्रमण रूप से हुई, गुण संक्रमण शुरू हुआ, इसलिए उसके अनंतर समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न करा के उस समय हुए अल्पतर संक्रमण के द्वारा उस समय जो हुआ है वो कौन सा है? वो विद्यात है। विद्यात संक्रमण क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां सत्ता है, सत्ता में है, और सत्ता में है तो उसका संक्रमण भी वहां होगा, परंतु वो उपशम वाला गुण संक्रमण यहाँ नहीं होगा, वो दूसरे समय से होगा। दूसरे समय में गुण संक्रमण होने के कारण भुजगार संक्रामक हो गया, यानी एक समय का अंतर हो गया। इस प्रकार भुजगार संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हो जाता है, परंतु यहाँ एक समय या दो समय ऐसी बातें कुछ नहीं होगा, बस एक समय के लिए। अब अल्पतर संक्रमण का अंतरकाल कहते हैं। द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली में अल्पतर संक्रमण को करता हुआ अंतिम उद्वेलना कांडक की प्रथम फाली विषयक गुण संक्रमण के द्वारा उसका अंतर करके, अब क्या हुआ? उसके पहले फाली का किया था भुजगार संक्रमण, फिर अंतर किया, क्यों? एक समय के लिए विद्यात किया उसने। अब उसका भी एक समय पूर्व की बात करना। द्विचरम कांडक की अंतिम फाली है, वो भी उद्वेलना वाली है, वहां अल्पतर हुआ था, नेक्स्ट समय में भुजगार हो जाता, वो नहीं किया। नहीं, वो एक मिनट, वो करना चाहिए। अंतिम वो अंतर के लिए करना चाहिए, यानी वहां क्या लिया था हमने? भुजगार करके फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया था। यहाँ क्या करना है? पहले अल्पतर किया, अल्पतर के बाद भुजगार हुआ, तो भुजगार का अंतर हुआ, यानी भुजगार चालू हो गए ना, यानी अल्पतर अंतर शुरू हुआ, और नेक्स्ट समय में सम्यक्त्व प्राप्त किया। तो सम्यक्त्व प्राप्त किया तो एक समय के लिए फिर विद्यात यानी अल्पतर हुआ, तो ये इसका भी अंतर प्राप्त हुआ। वही वाला जीव लेना, जीव तो वही लेना, वहां अंत में उसने भुजगार किया, सम्यक्त्व के पहले समय में अल्पतर किया और फिर भुजगार किया, तो भुजगार का अंतर। अभी उसी जीव को एक समय पूर्व की बात सोचो, पहले अल्पतर था, फिर एक समय के लिए भुजगार हुआ, फिर सम्यक्त्व के पहले समय में क्या हुआ? अल्पतर हुआ। कहाँ पर? अल्पतर का अंतर वही तो बता रहे अभी हम। नहीं, वही अंतिम उद्वेलना कांडक द्विचरम का किया, पहले हमने भुजगार का अंतर घटित किया था, अभी उसी जीव पर अल्पतर का अंतर घटित कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ
अल्पतर हुआ। तो अल्पतर का अंतर हुआ ना, जब भुजगार कर रहा था वो अल्पतर का एक समय का अंतर हुआ। हाँ हाँ वही पर करना है। वही है, मगर दो एक कौन से समयों की बात कर रहे हैं उसकी बात है। देखो पहले समय में हमने क्या देखा था, यहाँ पर अल्पतर हुआ द्विचरम कांडक में, फिर चरम कांडक में आया तो भुजकार हुआ, फिर सम्यक तो प्राप्त किया तो पहले समय में उसका अल्पतर हुआ और फिर गुण संक्रमण होते गया। अभी यहाँ जो ये अंतर पड़ा है ना, यहाँ से अल्पतर हुआ और ये फिर अल्पतर। अभी ये दो अल्पतर का ये बिटवीन अंतर और ये दो भुजगार के बिटवीन अंतर, या ये यहाँ भुजगार था और यहाँ भी भुजगार हुआ। उसके आगे नहीं होगा, उसके तो भुजगार होता चला गया। ये तो उपशम सम्यक के काल में भुजगार होगा अंतर्मूर्त तक, उसके बाद फिर अल्पतर होगा विद्या नहीं। मगर ये तो बड़ा अंतर अगर और करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, वो तो हम बाद में यहाँ पर भी ले सकते हैं ना। मिथ्यात्व में अंतर बड़ा करने के लिए अलग से सोचना है, या में जघन्य अंतर एक समय कैसा होता है। अब अल्पतर का जो भुजगार का जो अंतर हमने देखा था ना, एक समय के लिए पहले समय में अल्पतर किया, फिर वो गुण संक्रमण हुआ। परंतु यहाँ एक समय से दो समय नहीं बढ़ सकता। परंतु यहाँ इसने जो अंतर किया था ना, द्विचरम कांडक में उसने अल्पतर किया, चरम कांडक का एक ही समय किया है और फिर सम्यक तो प्राप्त किया है। उसके बदले दो समय वहां रखो, 3 समय रखो, 4 समय रखो, वहां अधिक रख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो और बढ़ाओ ना, वो उसके उद्वेलना पूरी करके अर्धपुद्गल परावर्तन बढ़ाओ। ख्याल में है ना? तो उसका उत्कृष्ट अंतर हम अर्धपुद्गल कहेंगे। यानी भुजगार का भी और अल्पतर का भी पद्धत वही है। दो भुजगार के बीच में वो भुजगार का अंतर, एक समय के लिए अल्पतर किया। कौन सा अल्पतर? सम्यक के पहला समय वाला। परंतु वो कौन सा जीव लेना? जिसके भी सत्ता में है, अंतिम कांडक बाकी है, वैसा जीव लेना। वो भी खलास होता है तो फिर औषमिक सम्यक को ही प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ भी औषमिक ही करते हैं, परंतु वहाँ सत्ता वाला जीव है। तो सत्ता वाला जीव अभी अंतिम कांडक बाकी है, एक ही फाली गिर गई है, तो उसकी सत्ता में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण निषेक है, क्योंकि अंतिम भी कांडक इतने बड़े, इतनी स्थिति वाला होता है। उसमें कुछ 2, 4, 5, 10 निषेक नहीं होते हैं, या अवली प्रमाण नहीं है। कितने? पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण। नहीं, उतने ही होते हैं, उसका प्रमाण थोड़ा बड़ा कम ज्यादा हो जाता है। देखो पल्ले का असंख्यात भाग, वो सभी पूरी उद्वेलना कितनी थी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर 0 करने के लिए कितना काल लगा, पल्ले के असंख्यात भाग। परंतु एट ए टाइम कांडक के कितने बड़े हुए, पल्ले के असंख्यात। पल्ले के असंख्यात भाग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, असंख्यात बार हुए। ऐसे करते करते वो घट गया ना। असंख्यात बार हुआ तब पल्ले घटा, संख्यात पल्ले घटे तब वो सब स्थिति कम हो गई। इस तरह सोचना, यानी कितना बड़ा कांडक है और उस कांडक के लिए काल कितना लगता है। कांडक का प्रमाण है पल्ले का असंख्यात भाग, और उसका नाश होने के लिए काल लगता है एक अंतर्मूर्त। ऐसा लेना। यहाँ अंतिम कांडक के लिए अंतर्मूर्त लगा, वैसे पहले जितनी अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति थी वो घटाते 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 अभी अंतम के, उसके लिए पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल लगा। समझ में है ना? अभी दोनों में अंतर। एक है उत्कीर्ण काल
और एट ए टाइम कितना कांडक बड़ा है, उसका कांडक का आयाम, ये दो बातें अलग अलग है। इतनी बात लेना कि यहाँ सत्ता में उसके परमाणु निषेक बाकी है बहुत सारे, इसलिए सम्यक तो प्राप्त किया। कौन सा? औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करने पर भी पहले समय में विद्यात संक्रमण होता है सम्यक मिथ्यात्व का, और जो अनादि जैसा 26 की सत्ता वाला हो जाता है तो उसकी पहले समय में संक्रमण नहीं है, दूसरे समय से संक्रमण। ये दोनों में डिफरेंस है। अब उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं। उत्कस्य न उड्ड पुद्गल परियट्टम, उत्कृष्ट अंतर का उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है यथा 334 को है। सम्यक्त्व के समान यानी सम्यक प्रकृति के समान इसके भुजगार संक्रम का अंतिम उद्वेलना कांडक में प्रारंभ करके तथा अनंतर समय में उसका अंतर करके, अंतर कराना है नहीं। आप कहेंगे भुजगार तो शुरू में भी होता है, कब? सम्यक प्राप्ति में, वहां शुरू होता है, फिर मिथ्यात्व में जाकर उद्वेलना करते करते अंत में फिर उसका भुजगार होगा। हमें तो उत्कृष्ट अंतर चाहिए, वो अंतर तो हम काम का नहीं है, वो कुछ मध्य अंतर या जघन्य अंतर हो सकता है, इसलिए अभी उद्वेलना पूरी करानी उसकी, और फिर अंतर किया। पुनः दीर्घ अंतर देकर सम्यक्त्व के उत्पन्न कराने पर उसके तीसरे समय में गुण संक्रम के कारण भुजगार संक्रम कराते। क्या कहना चाहते? तीसरा समय क्यों लिया? पहला अवक्तव्य, दूसरा गुण संक्रमण होने पर भी पहले समय में ही प्रकृति तैयार हुई और दूसरे समय में संक्रमण शुरू हुआ, यानी अवक्तव्य दूसरे समय में लेना है इसका। अभी इतना लंबा काल मिथ्या दृष्टि था अनादि का जैसा, अनादि जैसा 26 की सत्ता वाला, तो प्रथमोपशम सम्यक तो उत्पन्न हुआ उसको, तो 3 प्रकृतियां तैयार हुई, पर सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण पहले समय से ही है, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण दूसरे समय से है, तो दूसरे समय में तो अवक्तव्य कहलाएगा। अब भले वो संक्रमण का टाइप कौन सा है, तो गुण संक्रमण है, फिर भी किससे ज्यादा हुआ? कंपेयर करने के लिए पहले संक्रमण ही नहीं था, तो भुजगार किसको कहेंगे? पूर्व से जो बढ़ते हुए उसको भुजगार कहेंगे। तो भुजगार कहने का मौका कब आएगा? तीसरे समय। पहले समय में संक्रमण नहीं था, दूसरे समय में अवक्तव्य है, और तीसरे समय में भुजगार है। पहले ही समय से गुण संक्रमण शुरू हुआ है, परंतु बढ़ गया कब कहेंगे? बढ़ गया कहने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए। भले वो गुण संक्रमण था, फिर भी था वो अवक्तव्य संक्रम। देखो, विद्यात गुण संक्रम ये संक्रमण का टाइप है, और यहाँ जो मैं अवक्तव्य भुजगार आदि ये तो उसके पद है कि पूर्व पर्याय से ये कितना हुआ, पूर्व संक्रमण से ये कितना अधिक है, भुजगार है, अल्पतर है, अवस्थित है का अवक्तव्य है, इसकी बात यहाँ बता रहे। यानी दोनों में डिफरेंस है, इसलिए तीसरा समय लिया यहाँ पर। तो तीसरे समय में गुण संक्रम के कारण भुजगार संक्रम कराते, तथा मिला कहाँ पढ़ रहे? नीचे से 5वीं लाइन। इसके अल्पतर संक्रम की भी सम्यक्त्व के समान यानी सम्यक प्रकृति के समान उत्कृष्ट अंतरकाल की प्ररूपणा कर लेनी चाहिए। अल्पतर संक्रम भी द्विचरम कांडक में अल्पतर था, उसके बाद अंतर शुरू हुआ। विशेषता है कि दीर्घ अंतर के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त करा के गुण संक्रम होकर विद्यात संक्रम को प्राप्त हुए जीव के अंतरकाल होता है, ऐसा जानना चाहिए।
सम्यक प्रकृति में क्या फिर दोबारा मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए था, तब अल्पतर शुरू हुआ था। यहाँ तो उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, गुण संक्रम से विध्यात हुआ तो अल्पतर हो गया। ये अल्पतर का अंतर घटित किया। हाँ, शुरू में पल्ले का असंग, क्योंकि उसका अल्पतर लेना है। सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर सम्यक दृष्टि के भी है, मिथ्या दृष्टि के भी है, पर अंतर लेना है। यदि सम्यक दृष्टि रखते हैं तो मिथ्यात्व में लाना है, क्योंकि लंबा अंतर देखना है। तो मिथ्यात्व में लाते हैं तो फिर वो पूरा होने तक, असंक्रामक होने तक रुकना पड़ेगा। तो शुरू में पल्ले का असंख्यात्व भाग और वो सम्यक्त्व का जो अंतर्मूर्त है वो, और लास्ट में एक अंतर्मूर्त। अवत्तव संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी। सम्यक मिथ्यात्व का अवक्तव्य चाहिए। यह सूत्र सुगम है। जघन्येन अंतोमूर्तम, जघन्य काल अंतर्मूर्त है। देखो, सम्यक प्रकृति के बारे में हम उसको सम्यक दृष्टि बना के मिथ्यात्व में लाते थे। अभी इसको क्या करना है, क्योंकि मिथ्यात्व में भी संक्रमण है, सम्यक्त्व में भी है। तीसरे में रखना, तीसरे से उसको ऊपर भेजो या नीचे भेजो, अवक्तव्य तो होगा उसका। हाँ, वह कैसे? समाधान, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता से रहित किसी एक मिथ्या दृष्टि जीव ने सम्यक्त्व को उत्पन्न किया, उसके दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ दिखाई दिया। ये बात ख्याल में आई ना? पहले समय में तो है ही नहीं है, दूसरे समय में अवक्तव्य हुआ। उसके बाद उसका अंतर करके उपशम सम्यक्त्व के काल के अंत में सासादन को प्राप्त होकर सासादन में उसका संक्रमण नहीं है। मिथ्यात्व में जाकर उसके प्रथम समय में पुनः उसका अवक्तव्य संक्रम किया, क्योंकि अवक्तव्य रखना है ना उसका। अवक्तव्य कब होता है? या तो सादी अनादि मिथ्या दृष्टि उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है तो वहां अवक्तव्य शुरू हुआ। फिर दोबारा अवक्तव्य कब होगा उसका? डायरेक्ट मिथ्यात्व में भेजते तो वहां भी संक्रमण था, वहां भी संक्रमण है। तो या तो बीच में सासादन या तीसरा में भेजना है, परंतु तीसरे में जाता है तो अंतर्मूर्त रुकना पड़ेगा। तो काल का वो अंतर्मूर्त उपशम का काल है, वही तो। अगर तीसरे में भेजते तो वो अंतर्मूर्त बढ़ जाता। तीसरे में कब जा सकता है? अवक्तव्य किया है, उपशम का काल पूरा हुआ, फिर तीसरे में गया और तीसरे का काल पूरा करके फिर समय दृष्टि हुआ। मान लेते वेदक समय दृष्टि हुआ या मिथ्यात्व में कहीं गया, फिर भी वो अंतर्मूर्त बड़ा हो जाता है। अब कैसे करना? उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ, एक समय के लिए सासादन में है तो एक समय के लिए वहां उसका संक्रमण ही नहीं था, वही तो। और मिथ्यात्व में जाते ही उसका संक्रमण शुरू हुआ। कितना भी हो तो उपशम के काल में ही था वो। उपशम सम्यक्त्व का जितना काल है उतना ही उसका अंतर है। एक समय वो उसी के काल में गया ना, सासादन में जाते हुए मिथ्यात्व में गया, तो मिथ्यात्व में जाते ही संक्रमण शुरू हुआ, तो वहां अवक्तव्य हुआ। फिर दोबारा सासादन का काल उपशम के काल में इंक्लूडेड है, और तीसरे में भेज दे तो उसका काल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, इसलिए उसको नहीं लिया। एक किस तरह से हो सकता है उसमें हमने तीसरे गुणस्थान को याद किया, परंतु यहाँ जघन्य के लिए सासादन को याद किया।
इस प्रकार अंतर्मुहूर्त प्रमाण जघन्य अंतर काल प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी उपशम समय ना पहले उसको अनादि मिथ्या तीसरे से आता है तो औपशमिक नहीं होता। यहाँ तीसरे से ला सकते हैं, परंतु वो सासादन में जाते हुए 2 बार वक्तव्य कराना है ना। हाँ, वहाँ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ औपशमिक नहीं बना सकते, और फिर दोबारा वक्तव्य करने के लिए बीच में उसको कहीं तो जाना है ना। हाँ, औपशमिक करते हैं तो सासादन में भेज के उसको नीचे ला सकते हैं, तो वहाँ हमारा अवक्तव्य जल्दी प्राप्त होता है। तीसरे में यानी वो हो सकता है कि नहीं, तीसरे के बाद अवक्तव्य कब कब होता है, स्वामित्व में हमने याद किया था, परंतु यहाँ जघन्य अंतर के लिए ये स्पेशल केस है। स्वामित्व किसके किसके होगा अवक्तव्य का, वहाँ हमने तीसरे को भी याद किया था, वहाँ इसको भी याद कर सकते, तीसरे को भी याद कर सकते हैं। यानी जहाँ नहीं होता है वहाँ से फिर होता है में लाया उसको, बीच में तीसरे में से मिथ्यात्व में लाओ, दूसरे में से लाओ, या तीसरे में से ऊपर चढ़ाओ, तो भी अवक्तव्य तो होगा उसका। और हमें यहाँ जघन्य अंतर चाहिए, वो बात है। उक्कसेन उवड्ड पोगल परियट्टम उत्कृष्ट अंतरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यथा अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के प्रथम समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न करने में लगे हुए जीव के उसके दूसरे समय में अवक्तव्य संक्रम का प्रारंभ दिखलाई दिया। उसके बाद दीर्घ काल तक अंतर देकर संसार में रहने का काल अंतर्मूर्त शेष रहने पर दीर्घ काले ने भी यहाँ अर्धपुद्गल परिवर्तन सम्यक्त्व के उत्पन्न करने में परिणत हुए जीव के दूसरे समय में पुनः अवक्तव्य संक्रम होने से उत्कृष्ट अंतरकाल उक्त काल प्रमाण प्राप्त होता है। यानी इसके बाद वो अंतर्मूर्त में मोक्ष चला जाएगा। ये बात ख्याल में नहीं, हमने मिथ्यात्व का देखा, समय प्रकृति का देखा और समय मिथ्यात्व का भी देखा। अनंतानुबंधिनम भुजगार अपैर संकामयंतरम केवचिरम कालादो होदी चाहिए। इतना ही छोड़ा है शायद, वही पूर्व बात चली आती है, इसलिए भी छूटता है, या कभी कभी लिखना रह गया होगा प्रिंटिंग में। केवचिरम कालादो होदी, पहले वाले सूत्र देख लो ना। यहाँ पूछते हैं अनंतानुबंधियों के भुजगार और अल्पतर संक्रामक का अंतरकाल कितना है। यह सूत्र सुगम है। अनंतानुबंधी का भुजगार और अल्पतर किसके होता है, यानी मिथ्या दृष्टि के भी होता है। मिथ्या दृष्टि के तो बंध की अपेक्षा है, वहाँ एक समय तो घटित होता ही है ना। और समय दृष्टि में भुजगार कब होगा, वो अदब प्रवृत्ति यानी विसंयोजना के काल में जब गुण संक्रमण शुरू होगा तब। हाँ, तो यह सूत्र सुगम है। जघन्य नहीं, यह समूह जघन्य काल अंतरकाल एक समय है, क्योंकि अनर्पित पद के द्वारा अंतर को प्राप्त हुए। ये अनर्पित क्या होता है, हाँ, मुख्य गुण। अर्पित यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं, यदि हम भुजगार की बात कर रहे हैं, ये भुजगार पद हमारा मुख्य पद है जिसकी हम विवक्षा कर रहे हैं, उसके लिए अल्पतर और अवस्थित या अनर्पित पद होंगे। यानी भुजगार का अंतर करने के लिए एक समय के लिए अल्पतर कराओ या एक समय के लिए अवस्थित कराओ और फिर भुजगार का। कैसे हो सकता है, बंद हो तो वैसा करना, जहां बंद हो रहा है वहां तो ये बात पॉसिबल है। एक भुजगार कर रहा था, एक समय के लिए अल्पतर या अवस्थित किया, दूसरे समय में फिर भुजगार किया, बंद,
उसके एक आवली के पश्चात ऐसा ही संक्रमण होगा, उसकी यहाँ अपेक्षा। बंध के ही काल में अल्पतर हुआ, क्योंकि बंध कम ज्यादा होता है ना। बंध कर रहा था, कभी समय प्रबंध बड़ा हुआ तो एक आवली के बाद उसका भुजगार संक्रमण हुआ। अब उसके बाद एक समय के लिए कम कर किया या अवस्थित किया और फिर भुजगार किया, कभी भी हो सकता है, परंतु ऐसा बंध सम्यक दृष्टि के नहीं है। हाँ। मुख्य और गौण, अर्पितानर्पित सिद्धे ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में। अर्पित यानी मुख्य और अनर्पित यानी गौण। अर्पितानर्पित सिद्धे यानी मुख्य गौण करके वस्तु की सिद्धि की जाती है, सूत्र है। अविवक्षित कहाँ पर? विषयोजना के ने जो सम्यक दृष्टि है उसका तो विद्यास चल रहा था, उसका विद्यास चल ही रहा था। गुण संक्रमण के काल में भुजगार हो जाता है, विषयोजना के काल में भुजगार होता है, विषयोजना में उसका गुण संक्रमण होता है और बाद में तो असंक्रामक हो जाता है। हाँ? अंतर यदि अगर भुजगार का लंबा या छोटा अंतर घटित करना है तो हम घटित कर सकते हैं उसको, क्योंकि वहां भुजगार किया फिर मिथ्यात्व में गया, वहां बंध की अपेक्षा भुजगार किया, ऐसा भी ले सकते हैं। यहाँ तो हम जघन्य भी अंतर घटित कर सकते हैं मिथ्यात्व में। एक समय वहां एक समय से बढ़ते बढ़ते कितना भी अंतर वहां ले सकते हैं ना, कितना अंतर ले सकते हैं मिथ्यात्व में। लगातार अल्पतर होता गए तो पल्ले का असंख्य का भाग, लगातार अल्प हमने पढ़ा था ना पहले, और लगातार भुजगार होता गया तो भी पल्ले का असंख्य का भाग। मिथ्या दृष्टि में तो ये संभव है, अब यहाँ देखेंगे। और सम्यक दृष्टि में लगातार भुजगार होगा कि नहीं होगा? लगातार तो नहीं होगा, वो गुण संक्रम के काल में जितना होगा उतना होगा, परंतु अल्पतर लगातार वो 2 शास्त्र सागर तक होगा, सादिक में ले लेंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे हम नीचे। जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि अनर्पित पद के द्वारा यानी अविवक्षित पद के द्वारा यहाँ हम अर्थ कर सकते हैं। उसे एग्जैक्ट अर्थ उसका गौण, मुख्य गौण को अर्पित अनिर्पित कहते हैं। अंतर को प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रम का जघन्य अंतर एक समय उपलब्ध होता है, यानी अल्पतर के लिए भी यही कंडीशन। अल्प बांधा है उसका अल्प संक्रम होगा, एक समय के लिए बीच में अवस्थित किया या भुजगार किया, फिर दोबारा लौटकर अल्पतर हुआ तो अल्पतर का अंतर हुआ। उक्कसेन बेछावट्ठी सागरोमानी सादिरेयानी, उत्कृष्ट अंतरकाल किसका? भुजगार का या अल्पतर का? साधिक 2 शास्त्र सागर प्रमाण है। यथा कोई एक जीव पंचेंद्रियों में भुजगार संक्रम का प्रारंभ करके एकेंद्रियों में पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक रहकर, बात ख्याल में आई ना? पंचेंद्रियों में उसने भुजगार किया था, एकेंद्रियों में जाने पर क्या होगा? पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक अल्पतर होता गया। पुनः असंगी पंचेंद्रिय और देवों में यथाविधि क्रम से उत्पन्न होकर अनंतर सम्यक्त को ग्रहण कर 2 शास्त्र सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अंत में मिथ्यात्व में जाकर भुजगार संक्रामक हो गया। इस प्रकार प्रकृत भुजगार संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यातवे भाग अधिक 2 शास्त्र सागर प्रमाण प्राप्त हो गया। ये ख्याल में आई बात? यह असंगी पंचेंद्रिय देवों में क्यों उत्पन्न कराया?
वहां भुजगार होगा तो उसका अंतरकाल कहाँ, 2 क्षासर सागर के बाद अंतर बताया, स्टार्टिंग का ही। देखो पंचेंद्रियों में भुजगार किया, फिर एकेंद्रियों में गया तो पल्ले के असंख्यात भाग तक अल्पतर ही रहा। अब बीच में अगर भुजगार करे तब तो अंतर कम ही होगा ना उसका, यानी उसके अल्पतर ही चालू रहा। तो इसलिए असंगी से देवों में गया, क्योंकि वहां अर्लीस्ट जा सकता है ना देवों में। मनुष्यों में आता है तो 8 वर्ष के बाद वो सम्यक को प्राप्त करेगा। देवों में, हाँ देवों में उसको अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। और फिर असंगी का एक इंद्रिय से डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसलिए असंगी से होकर गया। असंगी की आयु छोटी के लिए ना एक पर्याप्त हो कर लेना उसमें, तो वहां तो जा सकता है, यानी 2 अंतर्मूर्त में देवों में पहुंच जाएगा वो। ख्याल में है ना क्यों? हाँ। और फिर वहां सम्यक तो प्राप्त करके 2 क्षासर सागर तक रखा उसको, और बाद में मिथ्यात्व में जाकर भुजगार संक्रामक हो गए। अनंतानुबंधी की बात चल रही है अपनी। इस प्रकार प्रकृत भुजगार संक्रामक का उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले का असंख्यात भाग अधिक 2 क्षासर सागर प्रमाण प्राप्त हुआ। अब अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल देखते। काल नहीं, अंतरकाल की बात चल रही, अल्पतर के अंतरकाल की। यथा कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त को ग्रहण कर उस काल के भीतर ही विसंयोजना के लिए उद्यत हुआ। वहां पर वह अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रकृत संक्रम के अंतरकाल का प्रारंभ करके, जब तक विद्यार्थ था तब तक अल्पतर हो रहा था। विसंयोजना में गुण संक्रमण करने लगा तो उसका भुजगार हुआ, यानी अल्पतर का अंत चालू हो गया। भुजगार के बाद तो असंक्रामक हो जाएगा। तथा क्रम से वेदक सम्यक को प्राप्त होकर सम्यक मिथ्यात्व से अंतरित प्रथम और द्वितीय क्षासर सागर काल का क्रम से पालन करके, सम्यक मिथ्यात्व से अंतरित यानी, हाँ लक्ष्मी देव, बीच में एक क्षासर सागर के बाद एक अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व में आया है, वही वो विसंयोजना किया हुआ ही जीव है। हाँ बिल्कुल, तीसरे गुण स्थान में क्या अनंतानुबंधी का उदय है ही नहीं है, तो तीसरे में तो जा ही सकता है। ये अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया हुआ जीव 2 क्षासर सागर और बीच में अंतर्मूर्त सम्यक मिथ्यात्व में जा रहे हैं। क्रम से वेदक सम्यक्त को प्राप्त होकर, ये तो हो गया, सम्यक मिथ्यात्व से अंतरित प्रथम और द्वितीय क्षासर सागर काल का क्रम से पालन करके उसके अंत में परिणामवश मिथ्यात्व में जाकर, और मिथ्यात्व में जाकर तो इमीडिएट उसका भुजगार बंद होगा, ये कोई बात नहीं है। तो कहते वहां पर भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक भुजगार संक्रामक होकर अनंतर अल्पतर संक्रामक हो गया। अल्पतर का अंतर देख रहे हैं ना। इस प्रकार प्रकृत अल्पतर संक्रम का उत्कृष्ट अंतरकाल पहले का अंतर्मूर्त और बाद का असंख्यात्वा भाग अधिक 2 क्षासर सागर काल प्रमाण प्राप्त हुआ। पल्ले का असंख्यात्वा भाग अधिक 2 क्षासर सागर, ये पल्ले का लिख दो, यहाँ केवल असंख्यात्वा भाग अधिक लिखा है ना, और बाद का पल्ले के असंख्यात्वा भाग अधिक, पल्ले का लिखो, पल्ले का असंख्यात्वा भाग अधिक, ऊपर लिखा होगा ना, पुविल्लंतो मुत्तेन पच्छिल्ल पल्लोदोवमो पलिदोवम असंख्यज्यदि भागेन च। यही रुकेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक
सदा नेत्र हो। अरविंद